कि वेलकम नोट दो तो आई वॉज अ बिट कंफ्यूज कि क्या बोलना है और कैसे संबोधन करें अपनी माता जी का। एंड मैं उसी से सिलसिले से स्टार्ट करता हूँ कि मेरे लिए तो भले ही मैं 35 साल का होने वाला हूँ और मतलब एक वयस्क हूँ, मगर हमारे लिए तो मम्मा नहीं है। तो अगर लोगों को संबोधित करना है तो मम्मा कैसे बोल सकते हैं, तो वो तो रोमी जी भी नहीं है। तो जब हम 4-5 साल के थे, मम्मा जागरण में काम किया करती थी, तो हम फ़ोन करते थे जब उनको, तब ऑपरेटर्स होते थे, 30 साल पुरानी घटना है। तो हम बहुत मैच्योर होकर अपने आप को समझ के बोलते थे, हेलो मैं कबीर बोल रहा हूँ, रोमी जी से बात करा रहा हूँ। और वहाँ पे जो ऑपरेटर थे नवाब जी, आई थिंक कई लोग जानते होंगे अभी। हाँ हाँ, तो तब वो ऑपरेटर हुआ करते थे नवाब जी, वो भी मुझे बिल्कुल गंभीरता से लेते थे। हाँ कि आप होल्ड करिए, हम लाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो फिर मुझे उस उम्र से कहीं ना कहीं पता था कि मेरे भले जीवन के केंद्र में वो मम्मा हो, मगर उसके आगे भी उनका व्यक्तित्व रहा है, उसके आगे भी उनका जीवन रहा है। तो मेरे लिए मम्मा रही हैं, कईयों के लिए रोमी रही हैं, कईयों के लिए दोस्त रही हैं, कईयों लोग के लिए काउंसलर रही हैं। तो ऐसे एक व्यक्तित्व को जो बहुत लोगों से जुड़ा है, उसकी यादों को अपने तक सीमित करना भी थोड़ा स्वार्थी होता है। तो इसलिए पापा ने ये सोचा हुआ था, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, कि हर साल, और हो सकता है साल में 2 बार, हो सकता है साल में 10 बार, उनकी स्मृति के साथ कुछ ऐसा करना है जिसमें लोग जुड़े। तो उसके साथ आज का हम लोग चालू करेंगे। उसमें बस एक छोटी सी कविता है जो पापा नहीं पढ़ना खुद चाह रहे थे, मगर मैं उनकी तरफ से पढ़ रहा हूँ। और ये कविता में एक छोटा सा बिंब भी है जो उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को कैप्चर कर रहा है। तो पापा अक्सर बताते हैं कि उन्होंने जिस पर्टिकुलर लाइन से उनकी तरफ आकर्षित हुए थे, वो लाइन थी कि मिट्टी की गंध सबसे महंगी होती है। एक ओपनिंग, हाँ, एक की तो वो एक सीरीज़ कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो लोक कलाएँ हैं, स्किल्स हैं, उनके ऊपर एक सीरीज़ करी थी जागरण में। तो जैसे कन्नौज का इत्र है, कहीं चांदी की मछली थी, बहुत सारी इसमें चीज़ें। तो इस सीरीज़ के अंदर उन्होंने मिट्टी के इत्र के ऊपर पहला कवरेज किया था। अभी वो GI टैग है, इत्र पार्क है कन्नौज में। तो इस पर्टिकुलर कविता में उसका उस बिंब का भी इस्तेमाल हुआ था। मगर ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कविता, क्योंकि मेरे और उनके बीच के भी कई जो मोमेंट हैं वो बहुत ही निरुद्देश्य रहे हैं। बिल्कुल भी इसमें ना लेक्चर था, ना ज्ञान था, बस भटकाव बहुत था। तो इस कविता का नाम था भटकना निरुद्देश्य। बहुत अच्छा लगता था तुम्हें घूमना निरुद्देश्य, बहुत अच्छा लगता था तुम्हें घूमना निरुद्देश्य, भटकना यहाँ वहाँ, बैठना पोखर किनारे, मिट्टी पे उकेरना चित्र उंगलियों से। बहुत अच्छा लगता था तुम्हें घूमना निरुद्देश्य, भटकना यहाँ वहाँ, बैठना पोखर किनारे, मिट्टी पे उकेरना चित्र उंगलियों से। कैसे गुजर जाता था दिन पता ही नहीं चलता था। माँ पूछती कहाँ गई थी, कुछ जवाब ना देते बनता था, क्योंकि तुम भी नहीं जानती थी कहाँ गई थी तुम। बहुत अच्छा लगता था तुम्हें घूमना निरुद्देश्य। इसके साथ ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए चालू करते हैं। मौली मौसी, हैंडिंग द माइक टू यू। शुक्रिया कबीर। रोमी के साथ जिस तरह नाम वाबस्ता हुआ, तो वो सिलसिला जाहिर है चल रहा है। रोमी मौली, मौली रोमी, और वो क्रम जारी है। तो बेशक रोमी की याद, पर रोमी के जरिए, और क्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी स्मृतियाँ होंगी, पर हमारे बीच में बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस याद का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। तो यादें आगे। फिलहाल मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी प्रिय रेणु निगम जी को, जो कबीर के दोहों के साथ शुरुआत करेंगी और फिर रस रंग में हमें डुबोएंगी। स्वागत है रेणु निगम जी का। रोमी जी और मेरा जो संबंध था, दिल से हमारा संबंध था। अब उसको बहन का, हम लोगों की
फ्रेंडशिप समझ लीजिए, बहन समझ लीजिए, जो कुछ भी था, लेकिन दोनों के दिल मिलते थे, विचार मिलते थे, सोचने के शायद तरीके एक से थे। इसलिए हम लोगों की, चाहे हम लोग कितने दिन में भी मिले, लेकिन जब मिलते थे तो ऐसा लगता था कि बस पूरी तरह से हम लोग एक दूसरे से, वो हमारी बात समझती थी, हम उनकी बात समझते थे। और अक्सर कहा करती थी, रेणु जी अब हम रखेंगे एक दिन अपने घर पर, अब हम लोग बैठेंगे, सावन आ रहा है, अब सब लोग बैठेंगे। आज देखिए सावन है और हम लोग यहाँ बैठे हैं, रोमी अड्डे में बैठे। बड़ा ही ऐसा व्यक्तित्व था उनका, निश्चल जिसको कहना चाहिए, कोई छल कपट नहीं, एकदम सीधी साफ, जो अंदर वो बाहर, ये था। इसी में शायद हमारी उनसे बहुत पड़ती थी। तो आज उनकी इच्छा को पूरा करते हुए ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। शुरुआत हम कबीरदास जी की। जब हम पैदा हुए, जगत हमसे हम रोए, ऐसी कर कर चले हम, हंसे जग रोए। माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा होएगा, मैं रो दूंगी दुर्बल को न सताए, जाकी
तू क्या एक दिन ऐसा होएगा मैं रो दूंगी तोरे, मैं रो दूंगी तोरे, माटी गए कुमार को तू क्या रोंदे तुमको आने में तुमको बुलाने में तुमको आने में तुमको बुलाने में कहीं सावन बरस गए साजना, कहीं सावन बरस गए साजना, तुमको आने में तुमको आने में तुमको तुमको आने में तुमको मनाने
में वासना नहीं, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको मन मिला नहीं। देखिए भगवान को जब मनाना है तो वैसा भाव अक्षर का बहुत ही प्रबल आया कदे आया कदे आया कदे कोई कह दो समझिया से कोई कह दो समझिया से कहने का जो भाव है, कोई कह दे समझिया से, कह दे समझिया से आया करे सब कह दो समझिया से कह दो समझिया से कह दो समझिया से। कहने का कितना विनम्र भाव है, द हाइट ऑफ मॉडेस्टी। और यही भक्त भगवान के बीच का प्रत्यक्ष तरीका है, संसर्ग है। कह दो समझिया से कह दो समझिया से कह दो समझिया से आया कोई कह दो समझिया
सपने में दरस दिखाया करे कोई कह दो सवरिया सपने में दरस दिखाया करे कह दो सवरिया कोई कह दो सवरिया ज्यादा अच्छा क्वेश्चन तो सचमुच में दीपक और रूमी के नाम इस शाम का ये हिस्सा मुझे बहुत बहुत पुराने दिनों में ले जाता है। ये दीपक भाई जो हमारे हैं, ये पी रोड पे हरसाया स्कूल के सामने रहते थे और इन्होंने एक मुसलमान कन्या से शादी की। एक मुसलमान कन्या से शादी की और कुछ हिंदू मुस्लिम टाइप माहौल भी बना और उसी के कुछ समय के बाद हमारे बबली बाबू ने रूमी जी से शादी की और दोनों
संघर्ष के दिन थे और सब कुछ उस तरह का था। तो हम लोग ने बहुत सारी रातें, बहुत सारी शामें, बहुत सारी दोपहरें अद्भुत संगीत और प्रेम के राग में बिताई। मेरा काम तो थोड़ा हौसला अफजाई और खाना बनाने का होता था। मैं खाना ठीक ठाक बना लेता हूँ। नहीं, वो जिसके घर जाते थे उसी के घर बनाते थे। तो इनकी पत्नी जो थी, जब वो पहली बार बबली और रोमी के घर में, जो मोती झील, जहाँ से पीछे से मोती झील दिखती थी पूरी, वहाँ पे जब ये लोग रहते थे, तो एक शाम उनके यहाँ रखी गई। अब साहब मैंने रोगन जोश ट्राई किया उस दिन। हाँ, रोगन जोश ट्राई किया उस दिन बनाने का। इनकी पत्नी बहुत चुप है। मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि मैंने उनके लिए कहा भी था कि अभी बताता हूँ कि कब कहा था। जब खैर वो रोगन जोश बन के आ गया तो मैंने पूछा कि कैसा लगा रोगन जोश। तो वो पहली बार बोली कि ये रोगन जोश था या मलिदा था। तो मैंने उनसे कहा था कि आज आला मारा बोल दी। तो हम लोगों ने इनकी छत पे भी और सब कुछ रातों को जब चांद खिला होता था, और उसमें हम लोगों ने कई रस भीगी रातें गुजारी, जिसमें कि गाना गाया गया। नहीं, वो आवारा आंखों से शुरू होता था और ख़त्म होता था कि वो सुबह हम ही से आए। आप सब सभी जनों को मेरा प्रणाम। और मैं घबरा रहा हूँ यहाँ इतने मजे हुए कलाकारों के बीच में कुछ पेश करने के लिए। एक निवेदन ये करूँगा कि तबला और वायलिन जो है उसका बहुत सॉफ्ट उपयोग किया जाए, और कोशिश करता हूँ। नहीं, तीन ऑप्शन है इसमें। आप उसमें अंडर जो सूट करे वो। अरे नहीं, वो ना सूट करे, लेकिन 3 ऑप्शन है इसमें। उसको शज्जन जी का एक इसका वो आधा घंटा लगाएंगे इसी बीच में मैं 2 दिन छुट्टी में 20-21 साल का था तब, कोई इल्म नहीं था, संगीत मैंने सीखा नहीं है। और मुझे पांडुलिपि शब्द की ला के दी गई कि बस गाता था मैं, ट्राई करो, कोशिश करो। हिंदी भी ऐसी क्लिष्ट थी कि मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा। तो उन्होंने एक गीत लिखा था, मनवा जोग न कोई। अब मैं 2-3 रात उसके साथ जद्दोजहद में रहा, कोई मुखड़ा ही नहीं बन रहा था। तो मैंने उनसे जाकर के मैं अनुमति मांगी कि देखिए इसमें मैं कुछ आगे पीछे करूँगा, आपको इतराज़ तो नहीं हो, मुखड़ा बनना चाहिए, सिर्फ मनवा जोग न कोई खेल से नहीं बनना है। तो कुछ इस तरह वो तैयार हुआ। जोग न कोई खेल मनवा, जोग न कोई खेल, जोग न कोई खेल मनवा, जोग न कोई
गाए ढाई याद, जी भर गाए ढाई याद, बदल न पाया तू अपना स्वर, बदल न पाया तू अपना स्वर, बदल न पाया तू अपना स्वर। जग के लिए रेत की भाषा बोल रहा है, बोल रहा है। भरम बटोगी बहुत सिया मनवा, भरम बटोगी बहुत सियाना, जाकी गई रखी योग न कोई, योग न कोई खेल मनवा, योग न कोई खेल, योग न कोई खेल मनवा, योग न कोई खेल। तूने सुनी नहीं मृग माया, तूने सुनी नहीं मृग माया, हर युग में जिसको दोहराया, हर युग में जिसको दोहराया, हर युग में जिसको दोहराया, तू ही नहीं सभी को मोहे, लेकिन हाथ आए छाया, लेकिन हाथ आए छाया। बन बन डोले काम अकेला मनवा, बन बन डोले काम अकेला, आँखों लिए गोले, योग न कोई खेल, योग न कोई खेल, योग न कोई खेल, योग न कोई खेल मनवा, योग न कोई खेल, योग न कोई खेल। गोविंद को याद करें और शब्दर जी को ना याद करें, ये नहीं। और जब शब्दर जी गए थे तो गोविंद ने एक बात कही थी, वो खिड़की बंद हो गई जिससे हम दुनिया देखते हैं, क्योंकि उतना दुनिया का एक्सपोजर उन्होंने हम लोग को। ये कोई सी बातें, ये उलझा सा मौसम, ये नजरों की बातें, ये आवारा रातें, ये कोई सी बातें, ये उलझा सा मौसम, ये नजरों की बातें। कहाँ गए हम, कहाँ जा रहे थे, कहाँ गए हम, कहाँ जा रहे थे, ये आवारा रातें, ये कोई सी बातें, ये उलझा सा मौसम, ये नजरों की बातें। ये कोई सी गलियां, ये कुम्हलाई गलियां, ये आँखों के भंवरे करे रंग रलियां, ये कोई सी गलियां,
सावरे करे रंग रलिया, कहाँ गए हम, कहाँ जा रहे थे, कहाँ गए हम, कहाँ जा रहे थे। ये आवारा ये थोड़ी सी बातें, ये उलझा सा मौसम, ये नजरों की बातें। ये गीत उसी पांडुलिपि में था जो ये होता था। और डॉक्टर साहब अपने आप बैठा लेते थे तो ये घंटों लगा देते थे, खिलाते भी थे और डैश 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 सब्जी वो भी करते थे। तो अब इनकी बात दूसरी है, परंतु जो आज अभी मैंने सुना संचालक महोदय के से कि इसको तुमने नाम रूमी अड्डा दिया है, ये बहुत अच्छा। इसकी बहुत ज़्यादा कमी हमारे कानपुर नगर में हो गई है। जबकि एक ज़माना था कि अड्डों कैन विजयनगर अड्डा, कैन वो वहाँ घंटाघर वाले हमने कितने अड्डे थे, मतलब तरह तरह के, कैन मीरा रेस्टोरेंट, हमने कैन वेस्टर्न रोड, अनेक हर तरह के अड्डे। आप जैसा पसंद करते हो, कविता वाला हो तो कविता में, साहित्य वाला हो तो साहित्य में, अड्डेबाजी ही कानपुर की मशहूर थी और पहचान भी थी। जितने भी चाहे रमानाथ जी हों, चाहे नंदन जी हों, इतने लोग हमने बचपन से देखा इन सब लोगों को किस तरह अड्डेबाजी में ही मस्ती से जीते थे। और वहीं से निकलती थी रचनाएं, वहीं से निकलते थे गीत, वहीं से निकलता था संगीत। वो अड्डे से ही सब कुछ मिलता। विजयनगर के अड्डे में बैठे हुए हैं और के भाई बैठे हुए हैं और सज्जन जी बैठे हैं, प्रमोद हैं। प्रमोद ने कुछ पढ़ा कि नहीं ये गलत है, इस पे ये नहीं लगना चाहिए, ये अंतरा नहीं ठीक है तुम्हारा। वही टोका टाकी, वही एक एक शब्द पे, तो वो अड्डे पे ही मिलता था। अब आज हमको तो राजेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए कि राजेश जी ने उस अड्डे को आप दोबारा चालू किया। और तो ये अड्डे में पहुंचने के लिए कुछ समस्या है नहीं, और अड्डे तो ऐसे स्कूटर खड़ी करो या गाड़ी खड़ी करो पहुंच जाओ। और यहाँ तो पहले पार्किंग ढूंढो कि कहाँ गाड़ी खड़ी करें। अच्छा, सबसे पहले राजेश जी बुलाए तब आए। अच्छा वो आए, उसके बाद फिर घंटी दबाएं तब खुलेगा। अड्डा का मतलब ये नहीं, अड्डा तो ये कि कभी कोई आए कभी कोई जाए, इस मेल की व्यवस्था है तो वो अड्डा है। बच्चे यदि अड्डा रखना है तो उसका भी क्रियान्वयन करना पड़ेगा। कोई भी आवे कोई भी जाए, कोई जरूरी नहीं आपके ड्राइव पे जाए या आपके फैमिली लंच में जाए। अड्डे में आना है तो अपने आप आए अपने आप जाए। हाँ, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी राजेश भैया। चाहे उसके लिए आपको मतलब चाहे डॉक्टर साहब की व्यवस्था सोचो या हमारी व्यवस्था सोचो, कोई ना कोई व्यवस्था करो तभी अड्डा चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, हर वक्त लैस रहते हैं। अड्डे का मतलब है कि हर वक्त लैस रहो। अभी देखते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा भाई। और भाभी को प्रणाम करता हूँ और सज्जन जी को ये भी यहाँ याद किया गया है। क्या चीज़ थे यार, क्या मतलब ये समझो यारों के यार थे। हमको तो भाभी को तरस आता था, कितनी बार चाय लाओ चाय लाओ, 20 बार चाय पिला पिला के किस तरह भाभी को परेशान करते। कभी कभी हम तो टोक देते थे, यार तुम हर वक्त इसी में घर ही में बैठे रहते हो, कहीं निकलते ना वहीं तम्बाकू बनाना और वहीं चनौती सब करना और कहीं चाय लाओ, दर्जन बार चाय लाना। सच्चे ये व्यवस्थाएं उनकी थी। तो हमको कभी भी गुस्सा आती हम कहीं भी देते थे, चाहे दादानगर वाले में हो और चाहे टेलीग्राफ ऑफिस वाले में हो, कहीं भी हमने यार ये तुम क्या करो, ये तुम ऐसी व्यवस्था कर जो अपने आप करके आया करो, समझे। तो हमको नहीं अच्छा लगता था। और सत्तर जी को तो रोमी का ऐसा स्नेह और प्यार था कि मैंने समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को इस मेल का प्यार होता है और स्नेह होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो यहाँ पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भैया। आपने जो अड्डे वाली बात कही ना, बस उसकी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अगला कुछ समय बाद अड्डा ऐसा ही होगा कि बस अड्डे पे आइए, घर आने की जरूरत नहीं है। बाकी जब आपने अड्डे में व्यवस्था की बात करी तो बात एक और याद आई शद्दल जी से
कि वो शब्दल जी की पुड़िया ना वो अड्डे का ही हिस्सा थी और वो हाथ फैल ही जाता था। जी अच्छा, अब एक बहुत सुरीली व्यवस्था बाकी रह गई थी, तो जिसे हम कहते हैं जुगलबंदी। तो मैं शुभम जी से, अनिल जी से और देवानंद पाठक जी से कहूँगी कि अब हमें उसके रस में डुबो दें।
आया